सबसे पहले एक अटैक हुआ है वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हुआ है और ये स्कूल के ऊपर हुआ है। अब इसकी जो तफसीलात हैं वो आ जाएगी। कुछ लोग जख्मी हुए हैं, इनमें 1122 के लोग भी वहाँ करीब मौजूद थे, वो भी जख्मी हुए हैं जो इतलात आ रही हैं। और उसके अलावा कुछ जो अमला है स्कूल का वो भी जख्मी हुआ है। जो मुकम्मल तफसीलात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एक मरतबा फिर ये बात की है कि सूबाई हुकूमत किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। वो ये कहते हैं कि बंद कमरों के अंदर होने वाले फैसले नुकसान पहुंचाते हैं और बंद कमरों में होने वाले फैसले आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, बैठ के बात करनी पड़ेगी। यानी वो वही पुरानी बात है जो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए और उसके बाद फिर आप कोई ऑपरेशन की तरफ जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका है। बहरहाल यहाँ पे एक और ड्रोन हमला हुआ, एक और अफसोसनाक वाकया। अब नादरीन, कल के दिन में अलीमा खानम जाएंगी दोबारा अपनी बहनों के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। उस्मा खानम, अलीमा खानम और नौरीन खानम, ये इमरान खान साहब की तीनों बहनें जाती हैं, हर हफ्ते अडयाला जेल के बाहर जाकर बैठ जाती हैं कि हमारे भाई से मुलाकात करवाओ। लेकिन इन्हें नाकों पे रोक लिया जाता है, फिर इनके ऊपर रात गए तशद्दुद किया जाता है और हर मरतबा टॉर्चर करके, गिरफ्तार करके इन्हें कहीं दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाता है। ये रूटीन हम बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं। लेकिन इस मरतबा अलीमा खानम ने खुद अपने मुंह से यह कहा कि बड़ी तादाद में लोगों को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10,000 लोग वहां पे पहुंचे तो सूरत कुछ और होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो पंजाब में उनकी तंजीम है या उहदेदारान है, उन्होंने अनाउंसमेंट्स करना शुरू कर दी हैं और अपने उहदेदारान को और कारकुनों को अडयाला के बाहर पहुंचने की हदायत जारी कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर आते हैं, लेकिन 10,000 बंदा बहुत बड़ी तादाद होती है। ये नॉर्मली जो जलसे होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, ये 4-5-6 हजार बंदों से जलसा हो जाता है और 5-6 हजार बंदा खड़ा होता है तो ये बाद में रोला डाल देते हैं जी 1 लाख बंदे का हमने जलसा किया, और वो टीवी पे लगता भी ऐसे ही है, कैमरे का कमाल है। और अगर 10,000 बंदा हकीकतन वहां पे आ जाता है अडयाला जेल के बाहर, तो आप ये समझेंगे एक बहुत बड़ी नौयत के जलसे वाली सूरत बन जाएगी। और फिर हुकूमत के लिए इतने लोग अगर वहां पे टिक जाएं, यानी रात गए तक अगर 1,000 बंदा भी हो, तो फिर हुकूमत टॉर्चर नहीं कर सकती, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकती, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब अलीमा खानम जाएंगी, उनकी बहनें जाएंगी, देखते हैं क्या होता है। देखिए, इमरान खान साहब से मुलाकात ना होना एक बड़ी तशवीशनाक बात है, ये आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। एक साबिक वजीर आजम है, उसको बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल देते हैं और उससे बात नहीं होने देते उसकी फैमिली की, उसके वकला की, उसकी पार्टी की, उसके लोगों की। तो जब बातचीत नहीं होती तो उसके नतीजे में एक बेचैनी पैदा होती है और इसी से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम, यानी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो इसी से जन्म लेता है। अगर आप चीजों को नॉर्मल रखेंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। अगर आप चीजों को एबनॉर्मल तरीके से करेंगे, गैर कानूनी तरीके से करेंगे और आप हुकूक को छीनेंगे, तो फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा। और यही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। अवामी तहरीक के अलावा कोई और रास्ता पाकिस्तानियों के पास बज़ाहिर बाकी नहीं है और फौज जो है वो सियासत में किरदार अदा करने से बाज नहीं आ रही। अभी ये पता चला है कि DGISPR फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बड़ी धांसू किस्म की। एक मरतबा फिर दावे जो करते हैं वो ये कह रहे हैं, जावेद चौधरी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि ये उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया दाखिली सियासत, यानी DGISPR पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर भी बातचीत करेंगे। इन्हें कोई चीज मिल जाती है ना तो खप डाल देते हैं और उसके बाद ये आकर बैठ जाते हैं और बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो अब ये आकर बैठेंगे, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अवाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगले 2-3 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कर देगी। यही अब तक होता है, यही आगे भी होगा और इसी से ये तवज्जो हटाते हैं। यानी एक अच्छा तरीका DGISPR ने ये पकड़ा हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी तनकीद का रुख अपनी तरफ मोड़ते हैं और असल जो इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हट जाती। लेकिन अब पाकिस्तान में जो असल इश्यूज हैं वो क्या है? इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म को अंदर डाला हुआ है और उसकी वजह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान चल नहीं रहा इनसे। पाकिस्तान चलाने के लिए ये महंगाई करते जा रहे हैं, लोगों पे टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान इनसे नहीं चल रहा। इन्होंने टैक्सेस दुगने कर दिए, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी, पेट्रोल की कीमतें दुगनी कर दी, हर चीज में ज्यादा मुनाफा कमाने के बावजूद ये मुल्क को नहीं चला पा रहे। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, गुर्बत की लकीर से नीचे आधा पाकिस्तान चला गया, ये मुल्क को चला ही नहीं पा रहे, मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। और अब इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए और जो इंटरनेशनली ये लोग अजीबोगरीब काम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं,
यानी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, इस पे कोई बात ना कर ले। पाकिस्तान की मीडिया को मना किया हुआ है, इस पे बात नहीं करनी कि इंडिया ने सिंध ताज मुआहदा तोड़ दिया, वो डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा, वो हमारा पानी लगातार रोक रहा है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी फौज गजा जाएगी, क्यों जाएगी, किस मकसद के लिए जाएगी, और वहां जाके फलस्तीनियों को या हमास को गैर मुसल्लह करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक के बीच में एक टेंशन वाली सूरत हाल पैदा हुई यमन को लेकर, उसके ऊपर भी मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा कि मीडिया उसके ऊपर बात करे। और जो वेनेजुएला में हुआ उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को एक सख्त रद्देमल देना चाहिए था, जो माइक पोम्पियो ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। तो जब आप प्लस माइनस करते हैं ना इन सारी चीजों को, तो ये तवज्जो हटाने के लिए एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल देते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी चीजें एक्सपोज होती हैं, तो फिर तवज्जो हटाने के लिए फिर कोई XYZ बंदा रीलॉन्च हो जाता है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो फैसल वाडा आ जाते हैं, ताहिर अशरफी आ जाते हैं, ऊन चौधरी आ जाते हैं, इस किस्म के कैरेक्टर मार्केट में आ जाते हैं। और बहुत ही काम खराब हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले इमरान इस्माइल साहब वगैरह उनको भी ले आते हैं कि आ जाओ भाई रेस्क्यू करो अब आके। तो ये बार बार पंगा लेते हैं और बार बार फंस जाते हैं। फजलुर रहमान ने कहा था कि आप पंगा ना लें, उन्होंने कहा जी वो क्या होता है, उन्होंने कहा जब आप लेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये पंगा होता क्या है। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बयानिए के ऊपर बड़ी हसास हो चुकी है। यानी हसास तो वो हो ना जिसको पता हो कि अब उसके पास कोई इज्जत बाकी है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कपड़े उतार दिए, चौक में खान साहब ने रख के सबको बेनकाब कर दिया है। तो अब इस एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यानी थोड़ा अरसा पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था और यह सच्चा बयान है, मैं इसका खुद भी गवाह हूं। राणा साहब ने कहा कि मुझ पर मुकदमा जनरल बाजुआ की हदायत पर डीजी ANF ने बनवाया था। ये एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो डीजी था वो फौजी होता है, उसने मेरे ऊपर मुकदमा बनाया था और जनरल बाजुआ की हदायत पर बनाया था। ये जनाब बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया राणा सनाउल्लाह ने। बल्कि राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा था कि ये शिकवा भी मैंने जनरल बाजुआ से किया था। अच्छा, मैं क्योंकि इस सारे मामले में राणा सनाउल्लाह के साथ खड़ा हुआ था कि यार ये ज्यादती है, ये ना करो, तो राणा सनाउल्लाह मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे जेल से निकलने के बाद। तो मैंने उन्हें उस वक्त भी बताया था कि राणा साहब आपके मामले में हुकूमत का मसला नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट का है। और मैंने उनको यह भी बताया था कि हम मीडिया वालों के ऊपर दबाव हुकूमत ने नहीं डाला जब हमने आपका साथ दिया या आपके बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग की। सिर्फ शहरियार अफरीदी, क्योंकि वो ANF के अंदर मिनिस्टर थे वहां पे, तो वो वहां पे काबू आए हुए थे। उनके अलावा ज्यादातर PTI के लोग कह रहे थे कि राणा सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हो रही है और हुकूमत ने आपके खिलाफ नहीं किया, क्योंकि हुकूमत ने हमारे ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया हमारी रिपोर्टिंग के खिलाफ। हमें एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती रही है कि राणा सनाउल्लाह के मामले में आप इस खबर को ना दें या इससे बाहर रहें। ये मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को अपने घर में बैठ के बताया था और राणा सनाउल्लाह साहब ये जानते हैं कि उन पर मुकदमा किसने करवाया। अब हुआ यह कि राणा साहब ने जब ये कह दिया कि जनरल बाजुआ ने मेरे पे मुकदमा करवाया था और हुकूमत का कोई काम नहीं था, उसमें जनरल बाजुआ इसमें इन्वॉल्व था और DG ANF जो है उसको इस्तेमाल किया गया था। बाद में आपको याद होगा बैठ के DG ANF ने जाके हलफ उठा लिया जनरल बाजुआ के सामने। कुछ लोग कहते हैं, ये ताहिर अशरफी ने कहानी सुनाई है, लेकिन एक्चुअली वो जो हलफ वाला मामला है वो शहरियार अफरीदी के सामने वो मामला हुआ है और शहरियार अफरीदी ने कहा जी मैं हलफ उठा लेता हूं इस बुनियाद के ऊपर, तो वो शहरियार अफरीदी भी इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब आप यहां पे आए कि थोड़े अरसा पहले इसमें, अब जब ये राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था, पहले ताहिर अशरफी साहब को मैदान में लाया गया। ताहिर अशरफी ने कहा कि जनाब मैं बैठा जनरल बाजुआ के साथ और मैंने उससे कहा, फैज हमीद भी बैठा था, जनरल बाजुआ भी बैठा था, मैंने उससे कहा कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये आपने राणा सनाउल्लाह को क्यों पकड़ा और ये झूठा मुकदमा है। तो जनरल बाजुआ ने कहा कि मेरे जर्नैल ने कसम खाई है, हलफ लिया है, हल्फन कहता है कि जनाब ये मुकदमा ठीक है। तो फिर ताहिर अशरफी को मशवरा भी उन्होंने दे दिया कि इमरान खान से जाके आप बात कर लें। भाई जब आपके जर्नैल ने आपके सामने हलफ लिया है जनरल बाजुआ, तो बात आप करें ना, इमरान खान के बाद किधर भेज दें ताहिर अशरफी को। तो ताहिर अशरफी इमरान खान से जाके मिला और वहां पे ताहिर अशरफी ने गोल गोल करके इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया, जनाब फिर आप समझते हैं वो बुशरा बीबी पे भी तनकीद करते थे राणा सनाउल्लाह साहब, तो ये गोल मोल कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान और ताहिर अशरफी के बीच में क्या बात हुई होगी, क्योंकि मैं इमरान खान को भी जानता हूं और ताहिर अशरफी को भी जानता हूं, दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ताहिर अशरफी साहब लाजमन इमरान खान के पास गए होंगे और हो सकता है ये बात की हो राणा सनाउल्लाह की, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है कि इतनी खुल के बात करे, एक आधा जुमला बस। और इमरान खान ने डायरेक्टली यही कहा होगा जो उसने बाकी लोगों को कहा था कि यार वो उन्होंने पकड़ा, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक पकड़ा है और वो तो कह रहे हैं कि ये इसके अंदर मुलव्विस है। और फिर बातों में शायद इमरान खान साहब ने एक जुमला बोल दिया कि देखो यार ये औरतों के बारे में कैसी जुबान इस्तेमाल करता है, मेरी बीवी के बारे में भी, तो ये बंदा गिला कर देता है किसी जगह पे अगर कोई बात हो तो।
अब ताहिर अशरफी बड़ी चालाकी के साथ चीजों को मिक्स करके ये गेम डाल रहे कि नहीं नहीं, राणा सनाउल्लाह को इमरान खान ने पकड़ा था, बाजुआ बेकसूर है। वाह जी वाह, कमाल हो गया आपका। ये कल को ताहिर अशरफी कहेगा कि इमरान खान को मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने पकड़ा था, आसिम मुनीर बेकसूर है। ये कल को ये भी कहेगा। यानी ये आदमी को पता है कि मेरी साइड क्या है, इसने हमेशा पॉलिश वाली साइड पे रहना है, दूसरी साइड पे नहीं आना। ताहिर अशरफी बड़ा क्लियर है। राणा सनाउल्लाह पे मुझे हैरत हो रही है कि राणा सनाउल्लाह ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया इस बारे में, और अब वो कहना शुरू हो गया कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया, आज ये मुकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं, अब मजलूम बनने की बजाय अपने जुर्मों को तस्लीम करें। तो जनरल बाजुआ कब पकड़ा गया जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया? राणा साहब, जनरल बाजुआ तो मौजों में है, वो कभी यूरोप जाता है, कभी दुबई जाता है, कभी पाकिस्तान जाता है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। तो जनरल बाजुआ तो लाइफ एंजॉय कर रहा है। आपने गवाहियां दी, आपकी पूरी पार्टी ने गवाहियां दी, ख्वाजा आसिफ ने गवाहियां दी, हर बंदे ने कहा कि इससे बड़ा फ्रॉडिया कोई नहीं था, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजुआ, और उसके खिलाफ एक्शन भी कोई नहीं हुआ। ये कौन सा मकाफाते अमल है जिसमें सियासतदान ही फंस जाता है हमेशा, जिसने किया ही कुछ नहीं, और जर्नैल इसमें हमेशा बच जाता है क्योंकि आने वाला जर्नैल उसको बचाता है और आने वाला सियासतदान पिछले सियासतदान को तुम देता है। ये राणा सनाउल्लाह साहब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जब तक आप सेट नहीं होंगे ना, कल को मुझे आप लोग भी जेलों में नजर आ रहे हैं। यही जर्नैल उठा के, या इनके बाद आने वाले जर्नैल जो आजकल ब्रिगेडियर होंगे, कोई मेजर होगा, ये उठा के आप लोगों को फिर जेलों में डालेगा। ये मेरा क्लिप निकाल के सुन लेना आप लोग, क्योंकि आप लोग सीधे होने के लिए तैयार नहीं है। आप आज भी इस्तेमाल होते चले जा रहे हैं। नादरीन, इमरान खान की मकबूलियत से अब खौफ तो है ना। देखें, गाने के बाद वलीमा आ गया। मैंने आपको बताया था ना, वॉल्ड सिटी के अंदर एक प्रोग्राम हुआ म्यूजिक का, और उस प्रोग्राम के अंदर बहुत लोगों ने कहा जी नक दा कोका गा दो। वो बेचारा कवाल था फराज अहमद खान, उसने वो गा दिया, वो मुकदमा हो गया, वो बेचारा जमानतें कराता फिर रहा है। अब एक वलीमा हो रहा था, उस वलीमे के अंदर इमरान खान साहब की फोटो निकाली और लोगों ने उसके ऊपर नारे लगा दिए इमरान खान के, कैदी नंबर 804 के। जोश जज्बा आ गया। पुलिस ने जनाब बंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने 7 बंदे गिरफ्तार कर लिए। रिपोर्ट ये आ रही है जनाब के, क्योंकि वहां पे लोगों में जोश पैदा हो गया था, लोग गर्म हो गए थे। भाई लोगों को बिल्कुल ठंडा ही रहना चाहिए अब, क्योंकि जो जहां पे थोड़ा सा भी गर्म हो गए उसके अंदर सियासी जज्बात आएंगे। ये मार्शल लॉ का दौर ना, डिक्टेटरशिप का, उठा के उसको सीधा जेल के अंदर बंद। यहां से आप अंदाजा करें, बाहर हर खंबे के ऊपर फोटो गर्दी हो रही है। जिधर दिल किया मरियम नवाज का फोटो लगा दिया, आसिम मुनीर का फोटो लगा दिया, शहबाज शरीफ का फोटो लगा दिया, नवाज शरीफ का फोटो चिपका दिया। इन्होंने लगा लगा के बाहर फोटो गर्दी करके तबाही फेर दी है। और वो चादर और चार दीवारी के अंदर अगर कोई इमरान खान का फोटो उठाए तो वहां से भी 7-7 बंदे उठा के ले जाते हैं। ये इस वक्त इनकी सूरत हाल है। अब नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है। जो इतला आई है उसके मुताबिक वो लाहौर का दौरा करने जा रहे हैं। अब ये लाहौर का दौरा करने जा रहे हैं, 4 जगह पे इनका इस्तकबाल होगा, लेकिन ये जीटी रोड से जाएंगे, ये मोटरवे से नहीं जाएंगे। जीटी रोड में अभी तक जो तय हुआ है, वैसे तो ये अगर मोमेंटम पकड़ गया तो हर जगह पे उनका इस्तकबाल होगा, लेकिन अभी तक जो तय हुआ है वो गुजरात, गुजरावाला, शादरा और लाहौर, यहां पे इस्तकबाल किया जाएगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप का। और इसके बाद ये दाता दरबार भी जाएंगे, मीनार पाकिस्तान भी जाएंगे, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाएंगे। 3 दिन ये लाहौर में रहेंगे, मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे, पंजाब असम्बली भी जाएंगे, प्रेस क्लब भी जाएंगे। तो डिफरेंट इनके इवेंट्स हैं और बड़े इवेंट्स हैं। और 3 दिन के अंदर ये दोबारा से लाहौर में मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉलिटिकल माहौल खुल सकता है अगर इस किस्म की एक्टिविटीज हों तो। सुहेल अफरीदी साहब ने वकला से खिताब किया है और ये इंपॉर्टेंट खिताब है। यहाँ उन्होंने कुछ वकला को गैरत दिलाने की काफी कोशिश की इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा जी इमरान खान हम सबकी जंग लड़ रहा है, हमें मुत्तहिद होना होगा, हमने इस जबर के खिलाफ खड़े होना है। आज अगर किसी का 1% भी जमीर बचा है तो वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ये बदमाशी है, बंदूक की नोक पर बदमाशी होती है, हम अवाम की हिफाजत करेंगे, ये भी सुहेल अफरीदी ने कहा। फिर उन्होंने कहा वकला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वकला अगर आज खड़े ना हुए तो फिर आने वाली नस्लें हम पर और आप पर थूकेंगी, वकला को खड़ा होना होगा। सुहेल अफरीदी ने वकला को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश की है, लेकिन वकला की तहरीकें पाकिस्तान में जब जब चली है, जो बड़ी तहरीकें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का पैसा, यानी एस्टेब्लिशमेंट वकला के पीछे खड़ी होती है और सियासी जमातें अपना बहुत पैसा इस्तेमाल करती हैं, तो फिर वकला तहरीक चलती है। पाकिस्तान में वकला की कोई एक भी ऐसी तहरीक मुझे को बड़ी जो पूरे मुल्क में चली हो ऐसी मुझे याद नहीं है जिसमें सियासी जमातों का बड़े पैमाने पर पैसा इन्वॉल्व ना हो या खुद से कोई वकीलों ने चला दी हो।
लेकिन अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, वकीलों को भी फैसला करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे होता है कि पीटीआई बहुत गालम गलोच करती है, ये सोशल मीडिया बहुत गालम गलोच करता है, ये हम पे बहुत तनकीद करते हैं, ये हमें बहुत जलील करते हैं। मैं ना अब आपके सामने एक चीज रखने जा रहा हूं, ये हो क्या रहा है। देखिए, होता ये था कि पहले सिर्फ अखबार और टीवी होता था, इसमें ना एक तरफा ट्रैफिक है। आप वापस जवाब नहीं दे सकते, आप मैसेज नहीं कर सकते, आप पैगाम नहीं दे सकते, आप वापस कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो कह रहे हैं वही आपको सुनना पड़ेगा। तब आप सिर्फ सुनने वाले होते थे, आप बोलने वाले नहीं होते थे। तब आपकी अपनी कोई राय नहीं होती थी, आप सिर्फ राय को सुनने वाले होते थे। पसंद आए ना आए वो आप तक पहुंचती थी। ये जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं, सहाफी हैं, ये वन साइडेड कॉलम लिख देते थे, खबर लिख देते थे, टीवी पे तज्जिया कर देते थे, आप उसको सुन लेते थे, आप वापस जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि मीडिया पे इनका कंट्रोल था। ये जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये नंगी तस्वीरें फेंकते थे, इनकी मर्जी थी, क्योंकि अलीट है ना, पॉलिटिकल अलीट थी, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल अलीट, जो दिल करता था ये करते थे। ये किसी को कुत्ता कह देते थे, किसी को कुत्ते नहलाने वाले कह देते थे, कभी किसी की नंगी तस्वीरें बनाकर फेंक देते थे, कभी किसी को गद्दार कह देते थे, कभी किसी को सिक्योरिटी रिस्क कह देते थे, और आपको सुनना पड़ता था, इसलिए कि वन वे ट्रैफिक चल रहा था, आप जवाब दे ही नहीं पाते थे। तो इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था, और इन्होंने घटिया तरीन, गंदी गालियां तरीन दी इन्होंने। यानी इतनी बदबूदार और गटर सियासत और सहाफत कभी नहीं हुई जो माजी में होती रही है। फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया आ गया। अब गरीब आदमी के पास भी अपना चैनल था, पीटीवी के मुकाबले में, जियो के मुकाबले में, एआरवाई के मुकाबले में। गरीब आदमी ने वापस जवाब देना शुरू किया। पाकिस्तान के एक आम से नौजवान ने उठकर सवाल उठाना शुरू किया, उसने अपने एंगल से चीजों को देखना शुरू किया, और मिडिल क्लास जो है वो पाकिस्तान का बयानिया बनाना शुरू हो गई। इन सबको आग लग गई कि गाली देने का एनओसी तो हमारे पास है, चोर और डाकू कहने का एनओसी तो हमारे पास है, नंगी तस्वीरें फेंकने का एनओसी तो हमारे पास है, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने का एनओसी तो हमारे पास है, किसी के करैक्टर पे सवाल उठाने का एनओसी तो हमारे पास है। ये लोग कहां से आगे जो हमसे ही सवाल कर रहे हैं? ये सारा काम तो हमने करना था हमेशा। ये नीचे से ये गरीब लोग, गरीब गुरबा, कीड़े मकोड़े, ये कैसे सवाल कर सकते हैं? ये है वो तकलीफ जिसे ये गालम गलोच कहते हैं। लोग इतनी गाली देते नहीं जितना लोगों को ये बदनाम करते हैं। लोग दलील के साथ बात सामने रखते हैं। मैं ये देखता हूं बहुत थोड़े से अकाउंट है, चंद 10% होंगे जो गंदी गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, और उनमें से मैं आपको बताऊं ज्यादातर अकाउंट नून लीग के हैं। नून लीग की सियासत के अंदर गाली को अप्रिशिएट किया जाता है। आप देखें ना, गंदी और घटिया गालियां देने वाले, माओ बहनों को जलील और रुसवा करने वाले शरीफ खानदान के पहलू में आपको हमेशा नजर आते हैं अक्सर, और मरियम नवाज उन सबको फॉलो भी करती हैं, और ये बहुत पसंद करते हैं गाली देने वाले शख्स को। मैं शरीफ खानदान की बात कर रहा हूं, पूरी पार्टी की बात नहीं कर रहा। इसमें इज्जतदार लोग भी हैं, मैं उनको बाहर रखता हूं। तो शरीफ खानदान गालम गलोच को बहुत अप्रिशिएट करता है। वो अपने पहलू में ऐसे लोगों को खड़ा करना पसंद करते हैं जो जितने ज्यादा बदजबान हो वो उतना ज्यादा उनकी लीडरशिप के करीब हो जाता है। और इस फार्मूले पे बहुत सारे लोग आपने देखे बड़ी बड़ी सीटों पे पहुंच भी गए। तो जनाब मामला यह है कि पीटीआई के लोग या आम पाकिस्तानी गालम गलोच नहीं करते, वो तो सवाल पूछते हैं कि ये चोरी है, इसका जवाब दो, ये मामला, इसका जवाब दो, तो ये कहते हैं गालम गलोच हो रही है। एक्चुअली इनको आदत नहीं है, इन्हें आदत पड़ी हुई थी कि हम कहेंगे लोग सुनेंगे। पहली दफा लोग कह रहे हैं, इनको सुनना पड़ रहा है, तो इनको मुसीबत पड़ गई है। ये है नाजरीन मामला, इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। तुन के रखो इन्हों, ऐसी तैसी इनकी, इनसे सवाल भी करे, इनसे जवाब भी मांगे, इन्हें देना पड़ेगा। ईमान मजारी इसकी एक मिसाल है, उनके शौहर हादी अली चट्ठा। अब ये लोग जो हैं वो अदालत में इनका केस चल रहा है, वहां निकाल के इन्होंने सारी एग्जांपल सामने रख दी है अदालत में कि लश्कर जंगवी को जलसा करना मना है, उनकी पुलिस जो है वो जलसागाह की तैयारियां कर रही है। फिर उन्होंने दिखाया जनाब कि मरियम नवाज के अपने जलसे में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, नारे लग रहे हैं। फिर आसिफ गफूर ने लापता अफराद की फैमिलीज के साथ क्या बातचीत की कि जनाब ये फैमिलीज के साथ हमारा दिल धड़कता है। ये सारा निकाल के उन्होंने सुनवाया वहां पे गवाह को, अनीसुर रहमान को बताएं इसके बारे में। कहते मैं इस पर बात ही नहीं करता। यानी वो करें तो सब ठीक है, ये करें तो गलत है। यानी साडा कुत्ता कुत्ता, ताडा कुत्ता टॉमी, यानी ये तो अजीब बात है ना। नाजरीन एक बड़ी खबर जो है वो ईरान के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान को बहुत सख्त धमकी लगाई है, और उन्होंने कहा जी मजीद मुजाहिरीन अगर मारे गए तो अमेरिका जोरदार हमला कर सकता है। देखिए ये ईरान का अंदरूनी मामला है, हलाकतें ज्यादा से ज्यादा भी हो गई तो चंद दर्जन होगी, लेकिन अगर अमेरिका ने एक बड़ा हमला कर दिया तो सैकड़ों हजारों मारे जाएंगे। ईरान के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है बड़े लंबे अरसे के बाद कि उनकी हुकूमत के खिलाफ उनकी आवाम अब खड़ी हो रही है, और अमेरिका को बड़े अरसे से जिस एक मौके की तलाश थी, ये मौका भी उन्हें मिल गया इस छोटी सी तहरीक की सूरत में। अब ये बढ़ती जा रही है।
तो ईरान की कैपेसिटी पहले ही अमेरिका चेक कर चुका है कि उनकी लड़ने की कैपेसिटी क्या है। तो रूस और चीन बराह रास्त इस लड़ाई में आएंगे नहीं, ये भी सबको अंदाजा है। अब अमेरिका चंद दीगर मुल्कों को साथ लेकर इसराइल की मदद से हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। पाकिस्तान पहले ही पूरी तरह ट्रंप के कंट्रोल में है, तो पाकिस्तान की तो कोई बात ही ना करें आप। तो ये एक खित्ते के अंदर डेवलपिंग सिचुएशन है जो वक्तन फवक्तन मैं आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट वीलॉग में इसमें और तफसील से हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।